नमस्कार, बात आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का अजमेर आने पर भव्य स्वागत। रोड शो के तहत की गारंटी यात्रा की शुरुआत। परोपकारिणी सभा ने मनाया स्वामी दयानंद का बलिदान समारोह। देश भर के आर्य समाजी हुए इकट्ठे। अजमेर संगम विहार के राम मंदिर में मनाया गया अन्नकूट महोत्सव। पूजा अर्चना के बाद किया गया अन्नकूट वितरित। दरका थाना पुलिस ने शातिर मोबाइल चोरों को किया गिरफ्तार। 10 लाख के मोबाइल फोन किए बरामद। इस बार अजमेर में मिठाई विक्रेताओं के चेहरे खिले। त्योहार पर बिकी जमकर मिठाइयां। जब बात हो चूल्हे, चिमनी, वाटर प्यूरिफायर और आरओ सिस्टम की, तो बेहतरीन टेक्नोलॉजी और बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए आए श्री मार्केटिंग, जिस पर है सबका पिछले 25 वर्षों का भरोसा। पाएं आफ्टर सेल सर्विसेज के साथ बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वो भी कम से कम कीमत पर। श्री मार्केटिंग, कचहरी रोड, डॉक्टर क्षेत्रपाल के पीछे, स्टेफन चौराहा, वैशाली नगर और मार्टिनडल ब्रिज, ब्यावर रोड, अजमेर। वैशाली नगर वाले शोरूम पर इंटीरियर डेकोरेशन के लेटेस्ट डिजाइन के आइटम्स, LED लाइट्स, झूमर, हैंगिंग लाइट्स और सभी प्रकार के इंटीरियर आइटम्स उपलब्ध। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। अजमेर कांग्रेस की 7 गारंटी योजना के तहत सीएम अशोक गहलोत ने अजमेर पहुंचकर गारंटी यात्रा को संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं ने सीएम गहलोत का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस यात्रा की शुरुआत अजमेर के गांधी भवन से की गई और इस रोड शो के दौरान ज्यादातर भाग दक्षिण का रखा गया। ऐसा माना जा रहा है कि द्रौपदी कोहली की उम्मीदवारी में सीएम अशोक गहलोत व गोविंद सिंह डोटासरा की महत्वपूर्ण भागीदारी रही है। वह सीएम गहलोत द्वारा द्रौपदी कोहली के पक्ष में रोड शो का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि उत्तर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र सिंह लावता भी सीएम अशोक गहलोत के साथ इस रोड शो में शामिल हुए। एक बार फिर से आप सभी का बात आज की में स्वागत है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गांधी भवन पर मालार्पण किया है। गांधी जी की जो प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई है उनको पुष्पमाला भेंट करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में यहाँ पर कांग्रेसी, हालांकि जितनी भीड़ होनी चाहिए थी उस हिसाब से यहाँ पर लोग कांग्रेसी मौजूद नहीं है। मुख्यमंत्री का काफिला से कुछ देर पहले ही यहाँ पर पहुँचा है और सबसे पहले गारंटी यात्रा से पहले उन्होंने गांधी जी के जो प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई है गांधी भवन पर, उस पर उन्होंने पुष्पांजलि देकर श्रद्धा सुमन चढ़ाए हैं। और देख सकते हैं हालांकि यह सब भी जितनी भीड़ जितना
एक उत्साह कांग्रेसियों में देखा जाना था वह इस वक्त नज़र नहीं आ रहा है। जो एक उत्साह हमेशा हम देखते हैं उतना उत्साह इस वक्त नज़र नहीं आ रहा है। देख सकते हैं महेंद्र सिंह रालावता और अशोक गहलोत दोनों एक साथ हैं। सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं बात आज की के जरिए आप तक। आप ये देखिए, ये देखिए हैरानी की बात आप देखिए कि जिस तरह से यहाँ पर्चे उड़ाए गए हैं वह पैरों में आ रहे हैं। जिस गारंटी योजना को मुख्यमंत्री अजमेर से लॉन्च करने आए हैं उसी के पर्चे हवा में। ये देखिए मदार गेट के अंदर जनसंपर्क रोड शो करते हुए अशोक गहलोत दिखा रहे हैं हम आपको। इस तरह से यहाँ पर रोड शो किया जा रहा है। वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुँचाई हैं। हम तस्वीरों के जरिए आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर एक रोड शो किया गया है और रोड शो की सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक मिनट भैया, आराम से चल रहे हैं। देख सकते हैं एक बुजुर्ग यहाँ पर रोड शो के अंदर काफी संख्या में कांग्रेसी अब यहाँ पर मौजूद हैं। गारंटी यात्रा शुरुआत और मुख्यमंत्री का एक भव्य स्वागत यहाँ पर किया गया। रोड शो शुरू हो चुका है और ये देख सकते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को देख सकते हैं मदार गेट व्यापारिक संघ इनका अशोक गहलोत के स्वागत में सीधी लाइव तस्वीरें हम बात आज की टीम के जरिए दोस्तों आप तक पहुंचा रहे हैं। और देखिए यहाँ पर मोमेंटो दिया जा रहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को।
आप देखिए किस तरह से, देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यहाँ पर भव्य स्वागत यहाँ पर किया गया है। मदार गेट व्यापारिक एसोसिएशन के द्वारा बड़ी माला पहनाई गई है, करीब 101 किलो फूलों की यहाँ पर माला उनको पहनाई गई है। स्वागत सत्कार लगातार जारी है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। और ये देखिए गर्मजोशी के साथ यहाँ पर मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया है। सीधी तस्वीरें बात आज की के जरिए आप तक उनको साफा पहनाया जा रहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, देख सकते हैं। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं दोस्तों। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का रोड शो महेंद्र सिंह रलावता गाड़ी में मौजूद। सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरह से रोड शो यहां पर किया जा रहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा। ये देखिए तस्वीरें हम लगातार रोड शो की। और ये देखिए 7 गारंटी, किस किस तरह की गारंटी यहाँ पर दी जा रही है, उस गारंटी का विवरण यहाँ पर दिया गया है। और आतिशबाजी, यहाँ पर आतिशबाजी भी की गई है, देखिए। देख सकते हैं पटाखों की गूंज के भी, ढोल धमाकों के भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भव्य स्वागत अजमेर पहुंचने पर। हम तस्वीरों के जरिए लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, देख सकते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ। देखिए सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं दोस्तों। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, देखिए सीधी तस्वीरें बात आज की के जरिए हम आप तक। और ये देखिए अशोक गहलोत के स्वागत के लिए यहाँ आतिशबाजी भी की जा रही है। काफी धक्का मुक्की के बीच रोड शो, देखिए आप किस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का काफिला धीरे धीरे बढ़ता हुआ। सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, देख सकते हैं आप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, महेंद्र सिंह रलावता, द्रौपदी कोहली सब गाड़ी में एक साथ, दोनों प्रत्याशी अजमेर उत्तर दक्षिण के। हम सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं बात आज की के जरिए, देख सकते हैं आप धीरे धीरे काफिला आगे बढ़ता हुआ। अजमेर के केसरगंज स्थित दयानंद आश्रम में परोपकारिणी सभा अजमेर के तत्वाधान में 3 दिवसीय 140वां ऋषि बलिदान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। कोरोना काल के 2 वर्ष को छोड़कर प्रतिवर्ष यह आयोजन किया जाता है। परोपकारिणी सभा के मंत्री पद संभाल रहे आचार्य मुन्नी सत्यजीत ने जानकारी देकर बताया कि विराट व्यक्तित्व महर्षि दयानंद सरस्वती की संपूर्ण जाति ऋणी रही है, जिसके चलते प्रतिवर्ष ऋषि बलिदान समारोह का आयोजन किया जाता है। इस आयोजन के तहत कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करवाए जाते हैं, जिसमें आयुर्वेद पारायण यज्ञ, ध्वजारोहण, भजन संध्या, वेद गोष्ठी, वानप्रस्थ एवं संन्यास शिक्षा, चतुर्वेदी, सम्मान समारोह, आर्यवीर व्यायाम व कई प्रकार के अन्य कार्यक्रम भी आयोजित करवाए जाते हैं। आचार्य मुन्नी सत्यजीत ने बताया कि समस्त आयोजन के पश्चात बलिदान समारोह में आए सभी श्रद्धालुओं के लिए ऋषि उद्यान में 2 समय का भोजन व्यवस्था भी करवाई गई है। महर्षि दयानंद सरस्वती का देहावसान निर्वाण यहाँ अजमेर में दीपावली के दिन हुआ था। प्रतिवर्ष की भांति परोपकारिणी सभा के द्वारा यहाँ ऋषि उद्यान में उनका बलिदान समारोह मनाया जाता है। ये महर्षि दयानंद का 140वां बलिदान समारोह है। तो इसमें 3 दिन के कार्यक्रम होंगे। इसमें
अथर्ववेद पारायण यज्ञ कल से 14 तारीख से ही प्रारंभ हो चुका है और इसकी पूर्णाहुति 19 तारीख को होगी। जो 3 दिन के मुख्य कार्यक्रम हैं वो 17, 18 और 19 को हैं, शुक्र, शनि, रविवार को। इसमें प्रातःकाल ध्यान, संध्या, उपासना, प्राणायाम इनका सत्र रहेगा। उसके बाद में अथर्ववेद पारायण यज्ञ और वेद प्रवचन का कार्यक्रम है। 11 बजे 17 तारीख को कार्यक्रम का उद्घाटन, ध्वजारोहण होगा। फिर विभिन्न सत्र चलेंगे जिसमें महर्षि दयानंद की आध्यात्मिक दृष्टि क्या थी। सामाजिक कार्य तो बहुत लोगों को पता ही है, आध्यात्मिक दृष्टि उनकी क्या थी, विश्व मानवता के प्रति उनकी दृष्टि क्या थी। महर्षि दयानंद का दृष्टिकोण जो वैसे तो प्राचीन ग्रंथों के अनुसार है, लेकिन वो प्राचीन था, पुराना था या अभी भी प्रासंगिक है, अर्वाचीन है। ये सोशल मीडिया में महर्षि दयानंद के कार्यों को आज अभी कहाँ किस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है, वो विषय है। एक और विषय है मनुस्मृति और आज का भारतीय संविधान, इनमें क्या भिन्नता है। आर्यवीर दल वीरांगनाओं का भी एक सम्मेलन होगा और 18 तारीख को शाम को 5:30 से उनका प्रदर्शन भी होगा। विभिन्न कार्यक्रम होंगे। लगभग 2,500-3 हजार व्यक्तियों के आने की हम संभावना रखते हैं। इस बार चूंकि महर्षि दयानंद के 200वें जन्म दिवस पर पूरे भारत में और विश्व में कार्यक्रम चल रहे हैं, तो बहुत कार्यक्रम है। और इन दिनों मेरठ में भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम अभी 17 से 20 भी चल रहा है, तो उधर के व्यक्तियों का कुछ कम आने की संभावना है, लेकिन फिर भी यहाँ का अपना महत्व है, तो इसलिए यहाँ भी सब जने उपस्थित होते हैं। महर्षि दयानंद का स्थान है तो यहाँ पर सब उपस्थित होते हैं। अजमेर के संगम विहार कॉलोनी स्थित गली नंबर 2 में श्री राम मंदिर में 31वां अन्नकूट महोत्सव मनाया गया, जिसके अंतर्गत श्री राम की पूजा अर्चना के बाद सभी भक्तों को अन्नकूट वितरित किया गया। पंडित निरंजन कुमार शर्मा ने जानकारी देकर बताया कि संगम विहार कॉलोनी गली नंबर 2 में श्री राम मंदिर के पंडित घनश्याम मिश्रा द्वारा सन 1985 में मंदिर का निर्माण करवाया गया था। वे रामगंज के व्यवस्थापक महंत श्री राजेश्वर गिरिजी महाराज द्वारा श्री राम की प्रतिमा का शिलान्यास करवाया गया था। तभी से प्रतिवर्ष राम मंदिर में पूजा अर्चना के बाद अन्नकूट महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसका आज 31वां अन्नकूट वितरण उत्सव आयोजित किया गया। सर्वप्रथम तो जय श्री राम सभी बंधुओं को। ये संगम विहार कॉलोनी स्थित श्री राम मंदिर 1985 में निर्मित किया था। पंडित घनश्याम जी मिश्र द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की गई थी और रामगंज के व्यवस्थापक महंत श्री राजेश्वर गिरिजी महाराज द्वारा मूर्ति का शिलान्यास किया गया था। और तभी से हम ये अन्नकूट का कार्यक्रम हर वर्ष करते आ रहे हैं। हमें ये 31वां अन्नकूट महोत्सव करने जा रहे हैं, जो कि बड़े धूमधाम से हर वर्ष करते हैं। इस वर्ष भी हमने ये अन्नकूट का कार्यक्रम बड़े धूमधाम से किया है। शर्मा मानस मंडल संगम विहार कॉलोनी जॉन्सगंज अजमेर द्वारा ये मंदिर सन 1985 में बनाया गया था। इसकी मूर्ति की स्थापना पंडित बाबा राजेश्वर गिरी महाराज, जो रामगंज के संस्थापक थे मंदिर के, बालाजी मंदिर के, उनके द्वारा इनकी प्राण प्रतिष्ठा पंडित घनश्याम दास जी मिश्र द्वारा की गई थी। सन 1985 से ही हम प्रतिवर्ष इस गोवर्धन वाले दिन अन्नकूट के प्रसाद का वितरण करते हैं। हम लोग पंडिताई करते हैं, सुंदरकांड, अखंड रामायण पाठ। इन पाठों से जो आमदनी होती है उससे हम अखंड जो प्रसाद का निर्माण करके प्रसाद वितरण करते हैं। जय श्री राम। संगम विहार कॉलोनी जॉन्सगंज श्री राम मंदिर गली नंबर 2। अजमेर पुलिस थाना दरगाह क्षेत्र में मोबाइल चोरों की टोली के 6 शातिर बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चोरों के कब्जे से 41 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं, जिनकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए से ऊपर बताई जा रही है। दरगाह थानाधिकारी पुलिस ने बताया कि 15 नवंबर को मोबाइल चोरी की वारदात करने वाली सक्रिय गैंग को दस्तयाब किया गया है, जिसके चलते पुलिस थाना दरगाह थानाधिकारी के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। गठित टीम के द्वारा दरगाह परिसर तथा आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए तथा तकनीकी सहायता से विश्लेषण किया गया। पूर्व की चोरी में चालानशुदा अभियुक्तों तथा अन्य संदिग्ध व्यक्तियों से गहन पूछताछ की गई व निगरानी कर गठित गिरोह सूचना के आधार पर आरोपी अब्दुल नयन, आमिर खान, शादाब शेख, मोहम्मद फाजिल, नौशाद आलम, इन 6 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने मोबाइल चोरी की वारदात करना स्वीकार किया है। पुलिस टीम द्वारा आरोपियों से विभिन्न कंपनियों के कीमती मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर कार्यवाही शुरू कर दी है। दरगाह थाने की टीम द्वारा दरगाह इंचार्ज साहब जगदीश प्रसाद जी और उनकी टीम के द्वारा लगातार कुछ महीनों से दरगाह क्षेत्र में होने वाले मोबाइल चोरों के विरुद्ध
लगातार कार्रवाई जारी है। इसमें पूर्व से भी जुलाई से अब तक करीब 250 मोबाइल रिकवर किए गए हैं विभिन्न लोगों से, विभिन्न कंपनियों के। आज भी रिसेंटली 4-5 दिनों से हमारी टीम लगातार जो चोरी करने वाले लोग थे उनकी तलाश कर रही थी। सीसीटीवी जो था उनको खंगाल रही हैं। मोबाइल के आधार पर, उन सब के सर्विलेंस के आधार पर ये कार्रवाई की गई है, जिसके तहत 6 लोगों को राउंड अप करके गहन पूछताछ की गई है, जिनसे 41 मोबाइल अब तक बरामद किए जा चुके हैं और उनसे लगातार पूछताछ जारी है। ये अपराधी किस्म के हैं, पूर्व में भी इनका आपराधिक रिकॉर्ड है, जिनमें से 2 बाहर के हैं और कुछ, वैसे तो 4 ही बाहर के हैं, लेकिन ये अभी यहाँ किराए से रह रहे हैं कुछ समय से। उनका जो बाहर के हैं उनके आपराधिक रिकॉर्ड भी लिया जा रहा है और इनसे गहन पूछताछ करके और जो वारदातें की गई हैं वो पता करके और मोबाइल बरामद की कार्रवाई की जा रही है। अजमेर में मिठाई विक्रेताओं के चेहरे पर दिखी खुशी। मिठाई विक्रेता नकुल ने जानकारी देकर बताया कि इस बार पहले के मुकाबले मिठाइयों की ज्यादा बिक्री हुई है। इस बार दिवाली पर उन्होंने काजू अखरोट से बनी कई तरह की मिठाइयां बनाकर ग्राहकों का मन मोह लिया था। वहीं इस बार बनाई हुई सारी मिठाइयां बनते ही ग्राहकों द्वारा खरीद ली गई। वहीं उन्होंने बताया कि छोटी दीपावली के मुकाबले बड़ी दिवाली पर ग्राहकों की अच्छी भीड़ देखने को मिली है। इस बार दिवाली का माल अच्छा रहा, पहले से अच्छा था, बैटल था और बहुत यानी रेस्पॉन्स भी अच्छा मिला है, बहुत वैरायटी भी अच्छी थी। इस बार दिवाली पे हमने एक तो काजू अखरोट की बर्फ़ी हमारी बहुत बिकी, अंजीर की बर्फ़ी बिकी और नारियल की बर्फ़ी बिकी। और ड्राई फ्रूट में काजू कतली, बादाम कतली, काजू, ये भी बहुत अच्छे बिके। इससे ज़्यादा बिकी हमारी बंजारी मिठाई। बंजारी मिठाई भी हमारी बहुत बिकी है, व्यापारों ने सब ने अच्छी बंजारी मिठाई दी है गिरायकों ने और बहुत अच्छा हमारे तो रिस्पॉन्स मिला है। और मेरे उम्मीद भी थी और हमारी तो उम्मीद अच्छी थी। छोटी दिवाली पे थोड़ा डामाडोल लग रहा था, लेकिन जो बड़ी दिवाली, भाई दूज, जो हमारे राम ये 2000 ये हुआ है, गोल्डन जी पूजा, इसमें व्यापार बहुत अच्छा चला है, गिरायकी बहुत हुई है और व्यापारी भी बहुत खुश हैं इससे। हम बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं एक नए सफर पर। जब बात हो चूल्हे, चिमनी, वाटर प्योरीफायर और आरओ सिस्टम की, तो बेहतरीन टेक्नोलॉजी और बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए आए श्री मार्केटिंग, जिस पर है सबका पिछले 25 वर्षों का भरोसा। पाएं आफ्टर सेल सर्विसेज के साथ बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वो भी कम से कम कीमत पर। श्री मार्केटिंग, कचहरी रोड, डॉक्टर क्षेत्रपाल के पीछे, स्टेफन चौराहा, वैशाली नगर और मार्टिनडल ब्रिज, ब्यावर रोड, अजमेर। वैशाली नगर वाले शोरूम पर इंटीरियर डेकोरेशन के लेटेस्ट डिजाइन के आइटम्स, LED लाइट्स, झूमर, हैंगिंग लाइट्स और सभी प्रकार के इंटीरियर आइटम्स उपलब्ध। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर।
जब बात हो चूल्हे, चिमनी, वाटर प्योरीफायर और आरओ सिस्टम की, तो बेहतरीन टेक्नोलॉजी और बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए आए श्री मार्केटिंग, जिस पर है सबका पिछले 25 वर्षों का भरोसा। पाएं आफ्टर सेल सर्विसेज के साथ बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वो भी कम से कम कीमत पर। श्री मार्केटिंग, कचहरी रोड, डॉक्टर क्षेत्रपाल के पीछे, स्टेफन चौराहा, वैशाली नगर और मार्टेंडल ब्रिज, ब्यावर रोड, अजमेर। वैशाली नगर वाले शोरूम पर इंटीरियर डेकोरेशन के लेटेस्ट डिजाइन के आइटम्स, LED लाइट्स, झूमर, हैंगिंग लाइट्स और सभी प्रकार के इंटीरियर आइटम्स उपलब्ध। ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सो ये भाई इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। दीपावली का पर्व नजदीक आते ही बाजारों में ग्राहकों की भीड़ जमा होने लगती है, जिसके चलते कपड़े से लेकर चूड़ी व्यापारियों में इस बार उत्साह देखने को मिला। अजमेर चूड़ी बाजार स्थित कपड़ा व्यापारी ने जानकारी देकर बताया कि इस बार 4 दिन के व्यापार में उन्हें काफी अच्छा मुनाफा हुआ है। पिछले साल के मुकाबले इस बार माल की बिक्री अच्छी हुई है। जिन लोगों ने लॉकडाउन के बाद मुनाफे की उम्मीद नहीं की थी, उन्हें भी इस बार काफी अच्छा फायदा मिला है। सर मार्केट तो बहुत बढ़िया है इस बार। छोटा व्यापारी से लेके बड़े व्यापारी तक खुश था। जो वो कोरोना आया था उस टाइम में तो ठीक हुआ, उसके बाद में अब तो मार्केट वापस सेट होने लग गया, धीरे काफी सेट हो गया। अब तो हर व्यापारी खुश था, छोटे से लेकर बड़े तक। ये मानकर सबके चेहरे पे खुशी थी। इस दिवाली को खुशी लगी सबके चेहरे पे। वास्तव में दिवाली अच्छा लगा, हर और शांतिपूर्ण दिवाली निकली। अजमेर वासियों की तरफ से बहुत बढ़िया शुभकामना भी देता हूँ मैं। लोगों ने खरीदारी बढ़िया करी है, अच्छा लगा, मतलब कुल मिला बहुत बढ़िया लगा दिवाली का। ये हमारी चूड़ी बाजार में कपड़े की दुकान है रेडीमेड की, जिसके अंदर हम गर्ल्स के टॉपर वगैरह, कुर्ती पजामे, हैरम ये सब बेचते हैं। और इस बार दिवाली का व्यापार 4 दिन का जो चला वो बहुत बढ़िया चला। 3-4 दिन पहले से ही मार्केट अच्छा चलने लग गया था और सबके माल अच्छी तरह से बिका करा। बहुत बढ़िया दिवाली निकली है, सब राजी खुशी से दिवाली बढ़िया फर्स्ट क्लास निकली है। दिवाली का बहुत अच्छा रहा। दिवाली सबके लिए अच्छी आई थी और बहुत खुशी से मनाई गई दिवाली। मार्केट में भी बहुत चहल पहल थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अब के जितनी भीड़ देखी हमने इतने टाइम से कभी भीड़ नहीं देखी, ऐसा था मजा। मार्केट ये अपने करवा चौथ से चालू हो जाता है, उठना तो धीरे धीरे पब्लिक वही पब्लिक घूम के आती है वापस। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं एक नए सफर पर। जब बात हो चूल्हे, चिमनी, वाटर प्योरीफायर और आरओ सिस्टम की, तो बेहतरीन टेक्नोलॉजी और बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए आए श्री मार्केटिंग, जिस पर है सबका पिछले 25 वर्षों का भरोसा। पाएं आफ्टर सेल सर्विसेज के साथ बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वो भी कम से कम कीमत पर। श्री मार्केटिंग, कचहरी रोड, डॉक्टर क्षेत्रपाल के पीछे, स्टेफन चौराहा, वैशाली नगर और मार्टेंडल ब्रिज, ब्यावर रोड, अजमेर। वैशाली नगर वाले शोरूम पर इंटीरियर डेकोरेशन के लेटेस्ट डिजाइन के आइटम्स, LED लाइट्स, झूमर, हैंगिंग लाइट्स और सभी प्रकार के इंटीरियर आइटम्स उपलब्ध। ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सो ये भाई इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर।
जब बात हो चूल्हे, चिमनी, वाटर प्योरीफायर और आरओ सिस्टम की, तो बेहतरीन टेक्नोलॉजी और बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए आए श्री मार्केटिंग, जिस पर है सबका पिछले 25 वर्षों का भरोसा। पाएं आफ्टर सेल सर्विसेज के साथ बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वो भी कम से कम कीमत पर। श्री मार्केटिंग, कचहरी रोड, डॉक्टर क्षेत्रपाल के पीछे, स्टेफन चौराहा, वैशाली नगर और मार्टेंडल ब्रिज, ब्यावर रोड, अजमेर। वैशाली नगर वाले शोरूम पर इंटीरियर डेकोरेशन के लेटेस्ट डिजाइन के आइटम्स, एलईडी लाइट्स, झूमर, हैंगिंग लाइट्स और सभी प्रकार के इंटीरियर आइटम्स उपलब्ध। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे 4 बागी प्रत्याशियों को भाजपा से बाहर करने के आदेश जारी कर दिए हैं। अनुशासन समिति के अध्यक्ष ओकार लखावत ने 4 प्रत्याशियों के नाम निकाले हैं, जिसमें पीसांगन पंचायत समिति के पूर्व प्रधान अशोक सिंह रावत, जो कि पुष्कर से सुरेश सिंह रावत के खिलाफ मैदान में उतरे हैं। दूसरे ब्यावर विधानसभा क्षेत्र पंचायत समिति सदस्य महेंद्र सिंह रावत और इंदर सिंह बागावास, जो कि शंकर सिंह रावत के खिलाफ चुनावी मैदान में खड़े हुए हैं। आपको बता दें कि अनुशासन समिति के अध्यक्ष ओकार लखावत द्वारा निष्कासित प्रत्याशियों में से उत्तर विधानसभा क्षेत्र से ज्ञान सारस्वत ने पहले ही भाजपा से अपना इस्तीफा दे दिया था। वहीं दूसरी ओर महेंद्र सिंह रावत ने पार्टी से निकाले जाने से पहले ही भाजपा को छोड़ दिया था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय गर्ग। आप देख रहे हैं बात आज की। कुछ देर पहले तक चुनावी माहौल जिस तरह से पूरी रंगत ले चुका है, जैसा मैं लगातार आज सुबह से आपको जानकारी दे रहा हूं, कहां किस तरह की बातें, किस तरह का घटनाक्रम चल रहा है, उसी बीच इस वक्त सबसे बड़ी खबर निकल कर आई है अजमेर उत्तर विधानसभा सीट से। अजमेर उत्तर विधानसभा सीट में एक बार फिर से समीकरण पूरी तरह से बदल चुके हैं और बदलने का कारण है लाल सिंह रावत, जो अजमेर उत्तर से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए थे, लेकिन अचानक से क्या परिवर्तन की लहर चली और उसके बाद किस तरह का माहौल हुआ, यह देखने लायक स्थिति में आया है। चलिए हम आपको दिखाते हैं सबसे पहले लाल सिंह रावत की वो तस्वीरें कि किस तरह से लाल सिंह रावत ने यहां पर समर्थन दिया है भारतीय जनता पार्टी को। वह तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे। चलिए हम आपको दिखाते हैं। लाल सिंह रावत ने, ये देखिए, पूरी तरह से समर्थन भाजपा को दे दिया है और भाजपा को समर्थन देकर लाल सिंह ने क्या कहा, सबसे पहले वो सुनिए। आज हमारे परिवार के सदस्य लाल सिंह जी परिवार में वापस सक्रिय रह करके, वैसे तो गए कहीं नहीं थे, हमारे ही थे और हमारे ही हैं, आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में वो सम्मिलित हुए हैं और इन्होंने भाजपा प्रत्याशी मेरे समर्थन में इन्होंने नाम वापस लेने का निर्णय किया है। इनके कोई गांव की समस्याएं थी, जैसे पट्टों की बात थी और साथ में और भी ग्रामीण क्षेत्र की विकास की बातें थी। मैंने वो ये बताएंगे। मैंने इनसे कहा है कि आप हमारे साथ हो, परिवार में हो, अपन मिल करके इन समस्या। देखिए, आपको हम जानकारी दे रहे हैं कि लाल सिंह रावत ने समर्थन दिया है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार वासुदेव देवनानी को। देवनानी के पक्ष में अब वो बैठ चुके हैं और लगातार कहीं ना कहीं जो अब राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं चल रही थी कि वासुदेव देवनानी जिस तरह से जिस हालात में थे, काफी संघर्ष कर रहे थे, लेकिन जानकारी अब यह भी मिल रही है कि कहीं ना कहीं वासुदेव देवनानी की स्थिति अब काफी मजबूत होने की संभावना राजनीतिक परिवेश से मानी जा रही है। देवनानी का क्या कहना था हमने आपको बताया, अब लाल सिंह का क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर, वह भी सुनिए। क्या नाराजगी पहले आपकी चल रही थी जो चुनाव में आप खड़े हुए और अब क्या नाराजगी दूर हुई? जो परिवार की नाराजगी थी, उस नाराजगी को चलते ग्राम पंचायत के कुछ विकास के काम थे, उसी को लेकर नाराजगी चल रही थी। आपस में परिवार के एक मेंबर के रूप में मैंने परिवार में बात करी, परिवार ने सहमति जताई और हम परिवार मिलके ही काम को आगे विकास के रूप में करेंगे, ऐसा भाई साहब ने आश्वासन दिया। और भाई निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान में सरकार बनने जा रही है
और सरकार बनती ही ऐसे विकास के जो काम रुके हुए हैं, जैसे आबादी को लेके कोटेश्वर महादेव जी का जो मंदिर का मामला चल रहा है, उनको लेकर निश्चित रूप से भाई साहब ने आश्वासन दिया है। और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी समझ बैठे हैं यहाँ पे, भाई साहब सुरेश जी भाई साहब बैठे हैं, रमेश खानी बैठे हैं, और यहाँ के प्रभारी गहलोत साहब बैठे हैं। तो इन्होंने मिलके आश्वासन दिया है कि ये कार्य को जैसे सरकार बनती है निश्चित रूप से इस कार्य को पहले प्राथमिकता देके आपका कार्य करवाया जाएगा। और सनातन को देखते हुए मुझे भी काफ़ी समय से ऐसा लग रहा था कि भाई कहीं ना कहीं अपने एक निजी हित के चक्कर में कहीं कोई गलत ना हो जाए परिवार के साथ। तो हमने ये सारी चीज़ देखते हुए सनातन धर्म को देखते हुए हम परिवार के अंदर एकजुटता करके इस जीत को और अच्छी तरीके से हम करवाएंगे। पुष्कर से भी अशोक रावत निर्दलीय के आईएलपी के साथ चले गए में पहले थे, ऐसे जो और निर्दलीय खड़े हुए उनके लिए कोई संदेश आपका? मैं तो संदेश उनके लिए यही देना चाहूँगा कि जिससे भारतीय जनता पार्टी है सनातन को लेके इतना आगे बढ़ाती है और सबको साथ लेके चलती है, तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने जो डिसीजन लिया वो सही लिया। उनसे भी आग्रह करूँगा और समाज से छत्तीसगढ़ कौम से निवेदन करूँगा कि ऐसे लोगों को समर्थन ना करें, और मेरी अपील है उनसे भी कि अपने परिवार में आए और परिवार के साथ आगे बढ़ाएं। तो सुना आपने लाल सिंह रावत, अजमेर के हाथीखेड़ा ग्राम पंचायत समिति के सरपंच, जो कल तक या ये बात करें हम शाम तक वासुदेव देवनानी पार्टी की रीति नीति से नाराज चल रहे थे। उन्होंने निर्दलीय ताल ठोकी थी, लेकिन अब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है। हालांकि देवनानी ने इस पर खुशी जाहिर करी है, क्योंकि उनकी राह का सबसे बड़ा जो रोड़ा जीत में बन रहे थे वह लाल सिंह रावत बन रहे थे, और अब वह रोड़ा उन्होंने हटा दिया है। क्या इसका परिणाम क्या रहने वाला है यह 3 तारीख तय करेगी, लेकिन अब तक के जो समीकरण थे वह समीकरण पूरी तरह से बदल चुके हैं। इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना था वासुदेव देवनानी का, वह भी आपको एक बार सुनवाते हैं। आज हमारे परिवार के सदस्य लाल सिंह जी परिवार में वापस सक्रिय रह करके, वैसे तो गए कहीं नहीं थे, हमारे ही थे और हमारे ही हैं, आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में वो सम्मिलित हुए हैं और इन्होंने भाजपा प्रत्याशी मेरे समर्थन में इन्होंने नाम वापस लेने का निर्णय किया है। इनके कोई गांव की समस्याएं थी, जैसे पट्टों की बात थी, और साथ में और भी ग्रामीण क्षेत्र की विकास की बातें थी। मैंने वो ये बताएंगे, मैंने इनसे कहा है कि आप हमारे साथ हो, परिवार में हो, अपन मिल कर के इन समस्याओं का निराकरण करेंगे। इनके कोटेश्वर मंदिर की भी बात थी, जिसके भी हमने समाधान निकाला है, और मैं समझता हूँ समाधान निश्चित रूप से सही सकारात्मक ही होगा। तो इस प्रकार के 2-3 बातें थी जो इनसे हुई हैं, और वो निश्चित रूप से हम इसका सब सरकार भाजपा की आएगी तो पट्टे जो इनके बाकी हैं उन पट्टों को भी अपन दिलवाएंगे, और ग्रामीण क्षेत्र के जो आबादी विस्तार की कोई बातें हैं उसको भी सरकार आने पर हम पूरा करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। इसलिए मैं इनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आज मुझे प्रसन्नता है कि हमारे साथ जिला अध्यक्ष जी भी हैं, जिले के प्रभारी भी हैं, और विशेष रूप से पुष्कर से हमारे भाजपा के विधायक और वर्तमान प्रत्याशी सुरेश जी का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है, ये भी उपस्थित हैं। और हमारे जो मेरे चुनाव के जो आपने वासुदेव देवनानी को कहीं ना कहीं पुष्कर के जो वर्तमान में अभी विधायक हैं और इस वक्त उम्मीदवार भी हैं, सुरेश सिंह रावत की इसमें अहम भूमिका मानी जा रही है। यही वजह है उन्होंने आज लाल सिंह रावत को अब देवनानी जी के पक्ष में मतदान करने के लिए, लोगों को प्रेरित करने के लिए बैठा दिया है। यानी कहीं ना कहीं अब ज्ञानचंद सारस्वत, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी से बगावत करी है, या फिर बात करें महेंद्र सिंह रलावता, जो अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त थे, क्योंकि अजमेर उत्तर में वासुदेव देवनानी के खिलाफ उनके 2 सबसे बड़े सिपाही, जिसमें से एक ज्ञानचंद सारस्वत और दूसरा लाल सिंह रावत, बगावत करके खड़े थे। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि वहां पर महेंद्र सिंह रलावता अपनी जीत को निश्चित होकर मान रहे थे, लेकिन अब जिस तरह से लाल सिंह रावत ने अपना खुला समर्थन देवनानी को दिया है,
इससे अब जीत की राह आसान नहीं है। यही वजह है कि अजमेर उत्तर के समीकरण अब पूरी तरह से बदल चुके हैं। हम वो तस्वीरें भी दिखाते हैं आपको कि जिस वक्त लाल सिंह रावत ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हुए देवनानी को समर्थन दिया है, वह तस्वीरें भी एक बार देखिए आप। अध्यक्ष जी को दे दे। वह बड़ी माड़ा जोरदार है यार। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। स्वागत है भाई। के बाद सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि कुछ मनमुटाव थे, विकास कार्य अधूरे थे, वासुदेव देवनानी के द्वारा पूरे नहीं किए गए थे। यही वजह रही कि लाल सिंह रावत ने भी निर्दलीय ताल ठोकी थी। अब देखना यह है कि किस तरह से समीकरण चेंज होंगे, क्योंकि जैसे जैसे दिन नजदीक आएंगे वोटिंग प्रक्रिया के, वैसे वैसे और भी समीकरण बदलते जाएंगे और ऊंट किस करवट बैठेगा यह तो 3 तारीख को पता चलेगा। लेकिन जिस तरह के परिप्रेक्ष्य, जिस तरह की आबो हवा रोजाना बदल रही है, उसके चलते कई तरह के समीकरण, कई तरह की इनकी गणित, कई जीत की समीकरण भी आगे पीछे हो सकते हैं। अब देखना यह है कि वासुदेव देवनानी को लाल सिंह रावत के उनके पक्ष में बैठने के बाद कितना फायदा होगा। एक बार फिर मैं आपको सुनवाता हूं कि इस मौके पर लाल सिंह रावत का क्या कहना है, किस वजह से उन्होंने अपना खुला समर्थन वासुदेव देवनानी को दिया है, वह आप सुनिए। क्या नाराजगी पहले आपकी चल रही थी जो चुनाव में आप खड़े हुए, और अब क्या नाराजगी हुई? तो परिवार की नाराजगी थी, उस नाराजगी को चलते ग्राम पंचायत के कुछ विकास के काम थे, उसी को लेकर नाराजगी चल रही थी। आपस में परिवार के एक मेंबर के रूप में मैंने परिवार में बात करी, परिवार ने सहमति जताई और हम परिवार मिलके ही काम को आगे विकास के रूप में करेंगे, ऐसा भाई साहब ने आश्वासन दिया। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान में सरकार बनने जा रही है और सरकार बनते ही ऐसे विकास के जो काम रुके हुए हैं, जैसे आबादी को लेके कोटेश्वर महादेव जी का जो मंदिर का मामला चल रहा है, उनको लेकर निश्चित रूप से भाई साहब ने आश्वासन दिया है। और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी समझ बैठे हैं यहाँ पे, भाई साहब सुरेश जी भाई साहब बैठे हैं, रमेश खानी बैठे हैं और यहाँ के प्रभारी गहलोत साहब बैठे हैं। तो इनके आश्वासन दिया है कि ये कार्य को जैसे सरकार बनती है निश्चित रूप से इस कार्य को पहले प्राथमिकता देके आपका कार्य करवाया जाएगा। और सनातन को देखते हुए मुझे भी काफ़ी समय से ऐसा लग रहा था कि भाई कहीं न कहीं अपने एक निजी हित के चक्कर में कहीं कोई गलत ना हो जाए परिवार के साथ। तो हमने ये सारी चीज़ देखते हुए सनातन धर्म को देखते हुए हम परिवार के अंदर एकजुटता करके जीत को और अच्छी तरीके से हम करवाएंगे। पुष्कर सिंह अशोक रावत निर्दलीय के आरएलपी के साथ चले में पहले थे, ऐसे जो और निर्दलीय खड़े हुए उनके लिए कोई संदेश आपका? मैं तो संदेश उनके लिए यही देना चाहूँगा कि जिससे भारतीय जनता पार्टी है सनातन को लेके इतना आगे बढ़ाती है और सबको साथ लेके चलती है, तो मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने जो डिसीजन लिया वो सही लिया। उनसे भी आग्रह करूंगा और समाज से छत्तीसगढ़ को उनसे निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों को समर्थन ना करें। और मेरी अपील है उनसे भी कि अपने परिवार में आए और परिवार के साथ आगे बढ़ाएं। सुना आपने सरपंच लाल सिंह रावत जी को कि किस तरह से वह खुला समर्थन अब वासुदेव देवनानी के लिए मांग रहे हैं। कल तक जो उनकी खिलाफत कर रहे थे, आज उनके पक्ष में आम जनता को मतदान करने की अपील कर रहे हैं। शायद यही वो समीकरण है, यही वो गणित है, जोड़ तोड़ की राजनीति है जो आने वाली 25 तारीख तक लगातार चलती रहेगी। भले ही नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया 9 तारीख को पूरी हो गई, लेकिन अभी 25 तारीख तक का दिन बाकी है। इस तरह की जोड़ तोड़ की गणित, जोड़ तोड़ की राजनीति लगातार चलती रहेगी। कौन किसके पक्ष में बैठकर कौन किसके लिए वोट मांगेगा, यह 25 तारीख तक स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि आज लाल सिंह रावत के बैठने के बाद अजमेर उत्तर के समीकरण जो शाम तक कुछ अलग नजर आ रहे थे, अब आज के बाद कुछ अलग दिशा की ओर बहने लगेंगे और इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार वासुदेव देवनानी को मिलना है। कितनी खुशी की बात है, यह वासुदेव देवनानी के मुंह से आप खुद सुनिए। आज हमारे परिवार के सदस्य लाल सिंह जी
परिवार में वापस सक्रिय रह करके, वैसे तो गए कहीं नहीं थे, हमारे ही थे और हमारे ही हैं। आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में वो सम्मिलित हुए हैं और इन्होंने भाजपा प्रत्याशी मेरे समर्थन में इन्होंने नाम वापस लेने का निर्णय किया है। इनके कुछ गांव की समस्याएं थी, जैसे पट्टों की बात थी और साथ में और भी ग्रामीण क्षेत्र की विकास की बातें थी। मैंने वो ये बताएंगे, मैंने इनसे कहा है कि आप हमारे साथ हो, परिवार में हो, अपन मिल करके इन समस्याओं का निराकरण करेंगे। इनके कोटेश्वर मंदिर की भी बात थी, जिसके भी हमने समाधान निकाला है और मैं समझता हूँ समाधान निश्चित रूप से सही सकारात्मक ही होगा। तो इस प्रकार के 2-3 बातें थी जो इनसे हुई हैं और वो निश्चित रूप से हम इसका सरकार भाजपा की आएगी तो पट्टे जो इनके बाकी हैं उन पट्टों को भी अपन दिलवाएंगे और ग्रामीण क्षेत्र के जो आबादी विस्तार की कोई बातें हैं उसको भी सरकार आने पर हम पूरा करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं इनका सुना आपने, वासुदेव देवनानी ने किस तरह से आश्वासन दिया है कि सरकार आने के बाद लोगों को पट्टे दिलवाए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र में जो विकास कार्य अब तक नहीं किए गए हैं उन विकास कार्यों को करवाया जाएगा। कोटेश्वर महादेव क्षेत्र का संपूर्ण विकास कार्य भी कराया जाएगा। लेकिन सरकार आने के बाद क्या वाकई में भाजपा की सरकार आएगी या फिर एक बार फिर से वासुदेव देवनानी के द्वारा किए गए वादे केवल वादे बनकर रह जाएंगे, यह देखने वाली बात होगी। जो दर्शक मेरे साथ लगातार बन रहे हैं, एक बार कमेंट्स करके जरूर बताएं। मेरे को आप सीधा संवाद मेरे से कर सकते हैं कि जिस तरह से आज यह घटनाक्रम शाम होते होते सामने आया है, उस घटनाक्रम के बारे में आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट्स जरूर करें। क्योंकि इस वक्त की अजमेर उत्तर से अजमेर की राजनीति के लिए सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा हॉट सीट इस वक्त अजमेर की उत्तर विधानसभा सीट बनी हुई थी, क्योंकि 20 साल से बीजेपी का गढ़ रह चुकी अजमेर की उत्तर विधानसभा सीट इस बार कहीं ना कहीं डगमग होती नजर आ रही थी। यही वजह है कि अब इस डगमग होती सीट पर लाल सिंह रावत और ज्ञानचंद सारस्वत ने जिस तरह से ताल ठोकी थी, उसके चलते भाजपा की सीट इस बार डगमगा रही थी। लेकिन लाल सिंह रावत के समर्थन देने के बाद क्या वाकई में डगमग होती सीट को थोड़ा संबल प्राप्त हुआ है या नहीं, आप कमेंट्स करके मेरे को जरूर बताएं। दोस्तों, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार कर रहा हूं कि किस तरह से लोग, आप क्या सोचते हैं इस बात को लेकर और आपका क्या कहना है। मेरे साथ अपनी बात को शेयर जरूर करें। और देखिए, लोगों के कमेंट्स लगातार शुरू हो चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान की राजनीति में अजमेर की उत्तर विधानसभा सीट का जो अभी तक का समीकरण था, इस घटनाक्रम के बाद पूरी तरह से बदल चुका है। लेकिन क्या इसका वाकई में कुछ फर्क पड़ेगा चुनाव पर या नहीं, यह तो आने वाला समय बताएगा। क्योंकि इससे पहले जब हमारी बात हुई थी लाल सिंह रावत से, तो उनका यह कहना था कि 7 गांव के लोगों ने उनको खड़ा किया है और इस बात को लेकर खड़ा किया है कि वह बैठेंगे नहीं और इस बार उनको ताल ठोकनी है। अब ऐसे में जब उन्होंने ताल ठोकी और खुद भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बैठ चुके हैं, तो ऐसे में गांव के लोगों की, गांव के पंचों की नाराजगी सरपंच को झेलनी पड़ेगी। तो उसके लिए भी अब लाल सिंह रावत क्या करेंगे, यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन कमेंट्स लगातार रुकने नहीं चाहिए। आपकी क्या सोच है आज इस घटना को लेकर? जिस तरह से शाम होते होते पूरे घटनाक्रम चेंज हो गए, दोस्तों आपका क्या कुछ कहना है? आप हमारे साथ शेयर जरूर करें कि किस तरह से यह समीकरण बदला है। इस समीकरण का अजमेर की उत्तर विधानसभा सीट पर क्या फर्क पड़ेगा या नहीं। लेकिन हम तस्वीरें आपको लगातार दिखाते रहेंगे दोस्तों कि जिस तरह से लाल सिंह रावत, जो कि अजमेर उत्तर से निर्दलीय ताल ठोकी थी, अब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बैठ चुके हैं। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि ये देखिए, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब लाल सिंह रावत ने भारतीय जनता पार्टी अधिकारी देख सकते हैं,
कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बड़ी और अहम खबर है। उनके लिए यह खुशी की लहर भी है कि आज जो लाल सिंह रावत है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ देना स्वीकार किया है। यह लोगों के कमेंट्स आपकी टीवी स्क्रीन पर दोस्तों लगातार हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से लाल सिंह रावत ने अचानक से अपना मन बदला और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया। यह समर्थन देना कहां तक सही है, इस बारे में भी आप जरूर हमें कमेंट्स करके बताएं कि आपकी सोच के अनुसार कहां सही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कल तक या आज शाम तक कुछ पिछड़ी हुई नजर आ रही थी अजमेर की उत्तर विधानसभा सीट से, अब यदि राजनीतिक विशेषज्ञों की बात करें तो इस वक्त मजबूत स्थिति पर आने की संभावना जताई जा रही है। लाल सिंह रावत का क्या कहना था, किस कारण से उनकी नाराजगी थी और अब किस कारण से उन्होंने वापस से भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है, वह भी सुनिए एक बार। क्या नाराजगी पहले आपकी चल रही थी जो चुनाव में आप खड़े हुए और अब क्या नाराजगी दूर हो गई? तो परिवार की नाराजगी थी, उस नाराजगी को चलते ग्राम पंचायत के कुछ विकास के काम थे, उसी को लेकर नाराजगी चल रही थी। आपस में परिवार के एक मेंबर के रूप में मैंने परिवार में बात करी, परिवार ने सहमति जताई और हम परिवार मिलके ही काम को आगे विकास के रूप में करेंगे, ऐसा भाई साहब ने आश्वासन दिया है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार बनने जा रही है और सरकार बनते ही ऐसे विकास के जो काम रुके हुए हैं, जैसे आबादी को लेके कोटेश्वर महादेव जी का जो मंदिर का मामला चल रहा है, उनको लेकर निश्चित रूप से भाई साहब ने आश्वासन दिया है। और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी समझ बैठे हैं यहाँ पे, भाई साहब सुरेश जी भाई साहब बैठे हैं, रमेश खानी बैठे हैं और यहाँ के प्रभारी गहलोत साहब बैठे हैं। तो इन्होंने मिलकर आश्वासन दिया है कि ये कार्य को जैसे सरकार बनती है निश्चित रूप से इस कार्य को पहले प्राथमिकता देके आपका कार्य करवाया जाएगा। और सनातन को देखते हुए मुझे भी काफ़ी समय से ऐसा लग रहा था कि भाई कहीं ना कहीं अपने एक निजी हित के चक्कर में कहीं कोई गलत ना हो जाए परिवार के साथ। तो हमने ये सारी चीज़ देखते हुए सनातन धर्म को देखते हुए हम परिवार के अंदर एकजुटता करके इस जीत को और अच्छी तरीके से हम करवाएंगे। पुष्कर से भी अशोक रावत निर्दलीय के सुना आपने लाल सिंह रावत का क्या कहना था। विकास के मुद्दों पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करी थी और इसी कारण से वो खड़े हुए थे और अब आश्वासन के बाद वह बैठ गए हैं। लेकिन क्या आश्वासन से उनका काम होगा? क्या वाकई में वासुदेव देवनानी के द्वारा जो आश्वासन दिया गया है वह आश्वासन सत्य साबित होगा? क्या राजस्थान में भाजपा की सरकार बनेगी और बनेगी तो उसके बाद क्या लाल सिंह रावत को जो आश्वासन दिया गया है वह आश्वासन पूरा होगा? यह तो आने वाला समय जरूर बताएगा। लेकिन फिलहाल आज की परिवेश की बात करें, आज की स्थिति की बात करें तो अब भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कुछ बदल चुकी है। कितनी बदली है यह तो 23 तारीख के बाद जरूर पता चलेगा, क्योंकि 25 तारीख को जब मतदान का दिन आएगा कितने मतदाता आज लाल सिंह से प्रेरित होकर भाजपा के पक्ष में मतदान करेंगे या ज्ञानचंद सारस्वत के पक्ष में मतदान करेंगे या फिर महेंद्र सिंह रलावता के पक्ष में मतदान करेंगे, यह तो समय बताएगा। लेकिन इतना जरूर है दोस्तों कि जिस तरह से अचानक से ये राजनीतिक गणित बिगड़ी है या बीजेपी के पक्ष में सुधरी है, कहीं ना कहीं राजनीतिक विशेषज्ञों ने इस चीज की शायद कल्पना भी नहीं करी थी कि अचानक से कुछ इस तरह का होगा। लेकिन लाल सिंह रावत के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बैठने से बीजेपी की स्थिति में काफी ज्यादा सुधार हुआ है और सुधार का परिणाम क्या होगा यह तो आने वाली 3 तारीख को पता चलेगा। और यह पता चलेगा कि अब अजमेर उत्तर विधानसभा सीट पर किसका परचम लहराएगा। चलिए दोस्तों, फिलहाल बात आज की में अभी की इस बड़ी खबर में बस इतना ही। और लगातार बड़ी खबरों के लिए, चुनाव की नई नई अपडेट सबसे पहले जानने के लिए जिन भी दोस्तों ने अभी तक बात आज की के पेज को फॉलो नहीं किया है या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक करके इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बता दें कि अब एकदम से शाम होते होते राजनीतिक गणित में, राजनीति में थोड़ा भूचाल आया है और भूचाल के चलते भारतीय जनता पार्टी अजमेर उत्तर में थोड़ी मजबूत स्थिति में फिलहाल आई है। और आप देखते रहिए नई खबरों के लिए दोस्तों। बात आज की
और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।